नमस्कार। राम राम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ शब्दवाणी क्लासेस पर। जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। लगातार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शब्दवाणी क्लासेस पर भरोसा जता रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शब्दवाणी क्लासेस पे भरोसा जताया। जिस प्रकार अपनी ये करंट अफेयर्स की क्लास चलती है उसी प्रकार से अपनी एक एनसीईआरटी की क्लास भी चलती है, जिसमें अपन क्लास 8वीं की जो हमारा अतीत की एनसीईआरटी की किताब है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और लगभग वो समापन की तरफ ही है। उसका 10 अध्याय है और 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं 15 जुलाई के। कब? 15 जुलाई, मतलब आज 15 जुलाई के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो मेरे बच्चों के एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले, ताकि आपको भटकना ना पड़े अलग अलग जगह पर। ऐसे प्रश्न खोजने के लिए, भटकने के लिए मैं हूं। आप बस मेरे पे भरोसा करिए, यकीन करिए। करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन में आपके जो पेपर आएगा उस पेपर में जो प्रश्न छपने वाले हैं उनमें से एक भी प्रश्न शब्दवाणी क्लासेस की जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसे बाहर नहीं जाने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो या तो अपने क्वेश्चन के अंदर या क्वेश्चन के पीछे अपन जो विस्तृत चर्चा करते हैं उसमें से निकल कर आएगा। 7 दिन 6 दिन अपन लगातार अध्ययन करते हैं करंट अफेयर्स के 60 क्वेश्चनों का, और फिर प्रत्येक रविवार को उन 60 क्वेश्चनों का रिवीजन भी करते हैं, ताकि जो भी चीज अपन ने पढ़ी है वो दोबारा से आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए। और बार बार रिवीजन करने से ही किसी चीज में या किसी अध्याय में, किसी पढ़ी हुई सामग्री में स्थायित्व आता है, तो रिवीजन भी जरूरी है। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ही काफी विशाल काय क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो काफी बड़े होते हैं, तो अपन प्रश्न को देखते ही डर जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न में कुछ नहीं है। जो मूल चीज है वो तो ऊपर लिखी हुई है, नीचे उसका उद्देश्य लिखा हुआ है, बाकी प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन इंडिया द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय नवाचार चुनौती है? किसके द्वारा? जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके द्वारा, और जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक राष्ट्रीय नवाचार चुनौती शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों को विदेशी चिप्स पर निर्भरता कम करके पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से संचालित स्मार्ट ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियां बनाने के लिए प्रेरित करना। मतलब इसमें क्या किया जाएगा? जो बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में जो भी बच्चे कार्यरत है, जो कार्य करते हैं, या जो इंजीनियर की दौड़ में लगे हुए हैं, उनके सामने एक चुनौती पेश की गई कि आप क्या करो, ड्रोन को उड़ाने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल ली जाती है जिसमें विदेशी सॉरी, गले में थोड़ी खराश टाइप हो रही है, तो उसमें क्या था कि ड्रोन को उड़ाने के लिए जो वेगा प्रोसेसर, या जो, अगर बात करो जो पहले विदेशी तकनीक थी उस पर निर्भर रहते थे, उसको दूर करके छात्र स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके स्वायत्त प्रणाली बनाए। इसके लिए उनको प्रेरित करने के लिए जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसके द्वारा और ड्रोन फेडरेशन इंडिया के द्वारा एक चुनौती प्रारंभ की गई। उसका नाम क्या है? सोया भारत 2.0, या ड्रोन ग्रिड 2.0, या फिर NIDAR 2.0, या फिर फ्लाई डीडी? बताइए। तो मैं बता दूं, यह जो नवाचार है, यह जो राष्ट्रीय नवाचार चुनौती है, उसका नाम है NIDAR 2.0। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि थोड़ी अलबेला सा क्वेश्चन है। जो थोड़े से जो अलबेले क्वेश्चन है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना NIDAR 2.0 नाम की एक नवाचार चुनौती है। देखिए, इसमें स्वदेशी तकनीक, यह चुनौती भारत में विकसित वेगा माइक्रो प्रोसेसर, जिसे CDAC द्वारा तैयार किया गया है, का उपयोग करती है, ताकि ड्रोन का मस्तिष्क यानी कि उसका उड़ान जो नियंत्रक है वो क्या हो? वो स्वदेशी हो। ये छात्रों के सामने चुनौती रखी गई है, और इसमें पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो छात्रों के लिए 65 लाख रुपए से अधिक का पुरस्कार पूल है।
शीर्ष टीमों को कॉर्पोरेट इंटर्नशिप, स्टार्टअप इंक्यूबेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग क्रेडिट जैसी सुविधाएं भी इसमें दी जाती है। तो याद रखना कि इसमें कौन कौन साथ में है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन दोनों की यह संयुक्त पहल है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन इंडिया डीएफआई ने NIDAR 2.0 लॉन्च किया है। इसके द्वारा छात्रों को भारतीय चिप से चलने वाले स्मार्ट ड्रोन बनाने की उनमें चुनौती दी गई है। तो याद रखना इनके बारे में। अगला किस, थोड़ी एक चीज और है, एक है अपने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी अमृत जल 2.0। अमृत जल 2.0 यह जो योजना है, यह योजना कहां से शुरू की गई है, तो यह योजना अपने राजस्थान का एक जिला है सिरोही। तो यह योजना सिरोही जिले से शुरू की गई। कहां से? सिरोही जिले से। यह किसने शुरू की है, तो अपने जो लुमाराम चौधरी है उनके द्वारा सिरोही जिले में। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो अमृत जल 2.0, यह जो शहरी क्षेत्र में जो घर है, शहरी क्षेत्र के घरों में नल द्वारा या नलों द्वारा पानी पहुंचाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य। याद रखना, इसको कहां से शुरू किया गया? सिरोही जिले से। प्रश्न पूछा जा सकता है अमृत जल 2.0 योजना कहां से शुरू की गई? याद रखना सिरोही जिले से। कहां से? सिरोही जिले से। फिर एक है FCRA 2.0, ये दोनों ही 2.0 पीछे पड़ी, वो भी 2.0। अब मतलब जो सेकंड सेशन है वो ज्यादा पूछा जाता है कि जो FCRA 2.0 क्या है, तो यह एक प्रकार की योजना है जो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। क्यों शुरू की गई है, तो जो भी भारतीय संस्थाएं जो विदेशी कंपनियों से चंदा लेती है, क्या लेती है? विदेशी किसी भी स्रोत से चंदा लेती है, तो उसको बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। तो सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया FCRA 2.0, जिसके तहत उस कागजी कार्रवाई को कम किया जाता है और सब काम ऑनलाइन कर दिया गया। मतलब अगर भारत की कोई संस्था है या भारत की कोई पार्टी है विदेशी कंपनी से चंदा लेती है, तो जो कागजी कार्रवाई है उसको कम करने के लिए FCRA 2.0 नाम का पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन, कल ही अपन ने पढ़ा था कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में पहला महिला टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था। उसमें शतक किसने लगाया था? उसमें शतक लगाया था भारतीय खिलाड़ी यास्तिका भाटिया ने। किसने लगाया था? यास्तिका भाटिया ने। अब आज थोड़ा सा आगे प्रश्न है कि वो टेस्ट पूरा हो गया, उस टेस्ट में जीतने वाली जो टीम होगी वो लॉर्ड्स के मैदान में जीतने वाली पहली महिला टीम होगी। तो बताइए, प्रश्न यही है कि हाल ही में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में जीत दर्ज करने वाली विश्व की पहली महिला टीम कौन सी बनी है? विश्व की पहली महिला टीम कौन सी बनी है? बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? तो मैच हो रहा था भारत और इंग्लैंड के बीच में। भारत में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी, मतलब इंग्लैंड को हरा दिया और लॉर्ड्स के मैदान में रिकॉर्ड बना दिया भारत ने। और लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में जीत दर्ज करने वाली विश्व की पहली महिला टीम कौन सी बन गई है? भारतीय टीम है वो बन गई है। तो देख लीजिए, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की महिला टीम को 270 रनों के विशाल अंतर से हराया। इस जो लॉर्ड्स का मैदान है, इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इस मैदान में 142 साल के इतिहास में यह पहला महिला टेस्ट मैच था। 142 साल के इतिहास में यह पहला महिलाओं का टेस्ट मैच हुआ था। भारतीय टीम ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में टेस्ट जीतने वाली बनी, दुनिया की पहली महिला टीम बनी, इंग्लैंड को 270 रनों से चटाई धूल। ये भारत की महिला क्रिकेट टीम की एक छोटा सा फोटो है। ये देखिए, यास्तिका भाटिया अभी पढ़ा था कि लॉर्ड्स का जो मैदान है उसमें
लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी, विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? यास्तिका भाटिया। याद रखना, यास्तिका भाटिया। अब ये कहां की है? तो ये भारतीय क्रिकेटर है। भारतीय क्रिकेट यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग जारी की गई, उसमें प्रथम स्थान बल्लेबाजी में, और एक है प्रथम स्थान गेंदबाजी में। याद रखना, आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग हाल ही में जिन्होंने जारी की है, जो टी20 वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था, उसके बाद में यह रैंकिंग जारी की गई। उसमें प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाली बल्लेबाजी में बेथी मून कौन है? और गेंदबाजी में श्रीचरणी। याद रखना, यह कहां की है? यह ऑस्ट्रेलिया की, और यह श्रीचरणी कहां की है? यह भारतीय क्रिकेटर है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी रखना कि आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में प्रथम स्थान बल्लेबाजी में बेथी मून ऑस्ट्रेलिया की है, और प्रथम स्थान गेंदबाजी में श्रीचरणी जो भारत की है, और यास्तिका भाटिया कौन है? यह लॉर्ड्स के जो क्रिकेट मैदान है उसमें शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? यास्तिका भाटिया। चलते अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत किस शहर में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया? हाल ही में जो भारत है वो ब्रिक्स की जितनी भी बैठकें हैं उन सब बैठकों की क्या कर रहा है? ब्रिक्स की जितनी भी बैठकें हैं उन सब बैठकों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। तो उसमें जो परिवहन मंत्रियों की बैठक है उसका आयोजन कहां किया गया? नागपुर, गुवाहाटी, गुरुग्राम या नागपुर? 2 बार आ गया नागपुर। अब आप सोचोगे सर नागपुर 2 बार आ गया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। नागपुर महाराष्ट्र। कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में परिवहन मंत्रियों की जो तीसरी बैठक है ब्रिक्स की वो आयोजित की गई। याद रखना, नागपुर महाराष्ट्र में ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। कहां पर? नागपुर में। कहां पर किया गया? नागपुर में। फिर यह देख लीजिए, परिवहन सहयोग गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 11 जुलाई 2026 को आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक से पहले 9 और 10 जुलाई 2026 को ब्रिक्स परिवहन कार्य समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की भी तीसरी बैठक हुई थी। इसमें घोषणा पत्र हुआ था, उसका मुख्य बिंदु क्या था? बुनियादी ढांचे में चक्रीयता, सतत विमानन ईंधन, परिवहन विकार्बनीकरण, शहरी गतिशीलता केंद्र, लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखला सहयोग और ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क पर साझेदारी को मजबूत करना इसके मुख्य बिंदु रहे थे। इसके बारे में थोड़ी और देख लेते हैं, और जो बैठकें हुई थी देख लीजिए। यह बैठक है ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मीटिंग है, यह लिखा हुआ स्थान नागपुर महाराष्ट्र में। अब ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक कहां हुई थी? मैंने कहा था महिलाएं, दिल की कच्ची, दिल की कच्ची, तो महिला से याद रखना था कोच्चि। कहां पर? महिला कार्य समूह की जो बैठक हुई थी वो कोच्चि में हुई थी। कहां पर हुई थी? कोच्चि में। फिर ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, फिर मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक,
तो ये भी याद रखना कि जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी वो हुई थी अपने गुरुग्राम में। कहां पर हुई थी? गुरुग्राम, हरियाणा में। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी वो गुरुग्राम, हरियाणा में हुई थी। जबकि मादक पदार्थ निरोधक जो एजेंसियों की बैठक हुई थी वो हुई थी गुवाहाटी, असम में। तो ये इतनी चीजें याद रखना। ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक कोची में, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम, हरियाणा में, और मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक हुई थी वो गुवाहाटी, असम में हुई थी। ये पूछी जा सकती है। चलते अगले चौथे क्वेश्चन पर। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली विशेष ट्रेन द्वारा कितने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है? मतलब अगर आज के समय अगर आप नौकरी लगने के बाद में घूमने नहीं जा पा रहे हो या नहीं जा रहे हो किसी कारणवश, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप वृद्ध हो जाओगे, जब आपकी उम्र है वो 60 प्लस हो जाएगी। कितनी? जब आपकी उम्र है वो 60 प्लस हो जाएगी, तो सरकार की एक योजना है, उस योजना के तहत आप घूम लेना। सरकार की योजना क्या है? सरकार की योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। जब 60 वर्ष या उससे ज्यादा के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको घुमाने के लिए, उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए सरकार का ये क्या है? सरकार की एक योजना है। अगर आप आज नहीं घूम पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको सरकार क्या कर देगी? सरकार आपको घुमा देगी, वो भी फ्री में। याद रखना, ट्रेन के द्वारा भारत के प्रत्येक क्षेत्र तक इसमें ले जाया जाता है और भ्रमण करवाकर वापस लाया जाता है। तो अगर घूमना चाहते हो वृद्धावस्था के समय, आज भी आपका अगर कोई रिश्तेदार वृद्धावस्था में है, 60 प्लस उम्र का है और घूमना चाहता है, तो उनको इस योजना के बारे में बताएं ताकि वो भी योजना में अपना फार्म अटकाए और कहीं दर्शन करके आ जाए। तो इसमें कितने नागरिकों को? तो इसके तहत पहली विशेष ट्रेन द्वारा कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को? 970। कितने? 970 नागरिकों को कहां ले जाया जा रहा है? रामेश्वर ले जाया जा रहा है। जयपुर से। कहां से? जयपुर से। जयपुर से लेकर सीधी कहां जाएगी ट्रेन? रामेश्वरम। याद रखना, कितने वरिष्ठ नागरिकों को? 970। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जयपुर में एक स्टेशन है कुंदनपुरा, उस कुंदनपुरा स्टेशन से। तो यह है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें 60 प्लस उम्र के जो व्यक्ति है, वृद्ध है, उनको जयपुर से लेकर रामेश्वरम तक की तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। इसमें 970, कितने? 970 वरिष्ठ नागरिक शामिल है और योजना का नाम है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। और देखे जानकारी इसके बारे में तो देख लीजिए पूरी की पूरी जानकारी। योजना 2026 के तहत पहली विशेष ट्रेन 13 जुलाई को जयपुर के दुर्गापुरा, सॉरी कुंदनपुरा नहीं है, दुर्गापुरा है, मैंने कहा थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, कुंदनपुरा दुर्गापुरा में। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम और मदुरै के लिए रवाना की गई है। कहां से? दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम और मदुरै के लिए रवाना की गई है। रवाना होने का स्थान दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर, फिर गंतव्य स्थान रामेश्वरम और मदुरै मीनाक्षी मंदिर तक। यात्री क्षमता 4 जिलों के कुल 970 वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल है। सुविधाएं क्या है? बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ट्रेन में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी साथ में मौजूद रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत दिमाग में आप जानकारी रखना। इस प्रकार ये ट्रेन को एकदम सजा कर क्या किया जा रहा है? रवाना किया जा रहा है। आज का अपना 5वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी यानी कि जो तपेदिक है उसके मरीजों को इलाज के दौरान पौष्टिक आहार के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 500 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? मतलब जब जो टीबी के मरीज होते हैं उनको
जब भर्ती कर दिया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 12 महीने, 2 साल तक भी वो भर्ती रह सकते हैं। तो उसके दौरान उनको पौष्टिक आहार देने के लिए, वो पौष्टिक आहार प्राप्त कर सके, इसीलिए सरकार उनको कुछ वित्तीय सहायता देती है। पहले तो 500 रुपए देती थी, अब 500 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए गए हैं? 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए या 1200 रुपए? बताइए। पहले 500 थे, सीधे सरकार ने क्या कर दिए? 2 गुने कर दिए, सीधे 2 गुने कर दिए। 1000 रुपए, कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 1000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? टीबी के जो मरीज है उनको पौष्टिक आहार प्राप्त करवाने के लिए 1000 रुपए। कितने रुपए? 1000 रुपए। और देख लीजिए, टीबी मुक्त भारत, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार निक्षय पोषण योजना चलाती है। क्या चलाती है? निक्षय पोषण योजना चलाती है। इसके अंतर्गत जो टीबी के मरीज है उनको इलाज के दौरान पौष्टिक आहार के लिए 1000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। सहायता राशि, यह राशि मरीज के इलाज चलने, जो आमतौर पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकता है, कि पूरी अवधि तक दी जाती है। अब राजस्थान सरकार ने राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य रखा है 2030 का। यह इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसा आएगा, प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न ऐसा आएगा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश को टीबी से मुक्त करने के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक राजस्थान सरकार ने कहा है हम राजस्थान को किससे मुक्त कर देंगे? टीबी से मुक्त कर देंगे। टीबी मतलब तपेदिक से क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे। अब टीबी क्यों होती है? टीबी होती है धूम्रपान करने के कारण। अगर आपके आसपास में कोई धूम्रपान करता है व्यक्ति ज्यादा, तो उसको टीबी हो सकती है। या फिर अगर आप बड़े शहर में रह रहे हो, वहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा है, तो उसके कारण भी टीबी हो सकती है। अब टीबी होने के ये कारण है। कुपोषित या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको टीबी हो सकती है। जो मधुमेह रोगी है उनको टीबी हो सकती है। और जो मरीज HIV और एड्स से ग्रसित है उन मरीजों को भी टीबी हो सकती है। तो ये टीबी होने के कारण है, आप इनसे बचाव कर सकते हो। यहां पर एक अभियान है, रोशनी अभियान। यह रोशनी अभियान कहां पर चलाया गया? यह रोशनी, मैंने बताया था, रोशनी कहां करते हैं? जो रोई हो, सुनसान इलाका हो, क्या हो? जो सुनसान इलाका हो वहां पर क्या की जाती है? वहां पर रोशनी की जाती है। तो अपना जो सिरोही जिला है वहां पर एनीमिया से मुक्ति के लिए, किससे मुक्ति के लिए? आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं, एनीमिया से मुक्ति के लिए। एनीमिया से मुक्ति के लिए सिरोही जिले में क्या चलाया जा रहा है? एनीमिया से मुक्ति के लिए रोशनी अभियान चलाया जा रहा है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखना। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, देश में आधुनिक तकनीक और नवाचारों को बढ़ावा देते हुए अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़क परियोजनाओं के निर्माण में कितने टन कचरे, अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जा चुका है? ये क्या प्रश्न है? मतलब जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो सड़क परियोजना है, उनके निर्माण में कचरे का प्रयोग। हाँ, आप सही सुना, आपने एकदम सही सुना कि अब वर्तमान में इस प्रकार की तकनीक आ गई है कि जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसमें ज्यादातर कचरा इस्तेमाल में लिया जा रहा है। यहां तक कि कई सड़कें हैं वो कचरे से निर्मित की जा चुकी है। इसमें जो ठोस कचरा होता है उसको प्रयोग में लिया जाता है। बताइए अब तक कितने टन कचरे को प्रयोग में लिया जा चुका है? 50 लाख टन, 80 लाख टन, 30 लाख टन या 25 लाख टन? तो मैं आपको बता दूं कि सड़क निर्माण में अब तक सरकार के द्वारा 80 लाख टन जो अपशिष्ट है, 80 लाख टन, कितना? 80 लाख टन जो अपशिष्ट है उसको प्रयोग में लिया जा चुका है। कितना? 80 लाख टन। याद रखना, 80 लाख टन अपशिष्ट का उपयोग किया जा चुका है। इसके बारे में और जानकारी देखो। अब आपके मन में भी वही प्रश्न आ रहा है क्या जो मेरे मन में आ रहा है कि सर आखिरकार कचरे का ढेर है, उसे सड़क कैसे बनाएंगे? उसकी कौन सी विधि है? तो उस विधि को थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर विधि में से प्रश्न पूछा जाए ठीक है, नहीं पूछा जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे ना कि कचरे से सड़कें निर्माण की जाती है, वो कैसे की जाती है, तो थोड़ा उसके सामने ज्ञान भी दे सके। तो इसके लिए देखो, जानकारी के लिए जरूरी है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़क परियोजनाओं के निर्माण में अब तक 80 लाख टन से अधिक कचरे
का उपयोग किया जा चुका है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2027 के अंत तक सड़क निर्माण में 100% ठोस कचरे का उपयोग करना है। सड़क निर्माण में 100% क्या ठोस कचरा प्रयोग में लेना है। अब सड़क निर्माण में कचरे के उपयोग की विस्तृत प्रक्रिया क्या है? पहला चरण, पहले चरण में क्या किया जाता है? कचरे की सफाई और कटाई। कचरे की सफाई और कटाई कैसे? तो इसमें जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, बोतलें हैं और जो अन्य प्लास्टिक कचरे है उसको इकट्ठा करके साफ किया जाता है और मशीनों द्वारा बहुत छोटे छोटे टुकड़े लगभग 2 से लेकर 4 मिमी में काटा जाता है। 2 मिलीमीटर से लेकर 4 मिलीमीटर तक के छोटे छोटे टुकड़ों में किसको काटा जाता है? प्लास्टिक की थैलियां हैं, बोतल है, उनको साफ करके काटा जाता है। अब काटने के बाद में क्या करते हैं? तो देख लीजिए, इसका जो दूसरा चरण है वो ये है कि गिट्टी के साथ मिश्रण, जो गिट्टी होती है जो सड़क बनाने के में इस्तेमाल में ली जाती है, उसके साथ में मिलाया जाता है। तो सड़क बनाने वाली गिट्टी को लगभग 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जो गिट्टी है उसको भयंकर गर्म किया जाता है 170 डिग्री सेल्सियस तक। फिर इसके बाद इसमें कटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े मिलाए जाते हैं। अब जो प्लास्टिक के टुकड़े अपन ने जो 2 से लेकर 4 मिमी तक काट के रखे थे, फिर उनको किस में मिलाया जाता है? इस गिट्टी में मिला दिया जाता है। अब गिट्टी इतनी गर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? फिर तीसरा चरण आता है कि प्लास्टिक की कोटिंग, मतलब गिट्टी के ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ जाती है। गर्म गिट्टी पर प्लास्टिक 30 से लेकर 45 सेकंड के भीतर पिघलकर एक समान परत यानी कि कोटिंग बना लेता है। जो प्लास्टिक पिघलकर क्या करता है? वो उस गिट्टी के चारों तरफ चिपक जाता है। फिर चौथा चरण, बिटुमेन मिलाना। इस प्लास्टिक कोटेड जो गिट्टी है उसमें गर्म तारकोल यानी कि डामर मिलाया जाता है। फिर पांचवा चरण की सड़क बिछाना। इस तैयार मिश्रण को सड़क पर फैलाकर रोलर चला दिया जाता है और हो गई आपकी प्लास्टिक की सड़क तैयार। क्या हो गई? प्लास्टिक की सड़क तैयार। कहते हैं कि जब बरसात होती है तो यह सड़क इतनी मजबूत होती है कि यह टूटती भी नहीं है। तो याद रखना, इस प्रकार अपन क्या किया जाता है? इस प्रकार प्लास्टिक से किसका निर्माण किया जाता है? सड़क का निर्माण कर लिया जाता है। ये देखिए, प्लास्टिक से बनी सड़क इस प्रकार की एकदम प्लेन चिकनी सड़क बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला, कि हाल ही में विंबलडन 2026 महिला सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया? हाल ही में जो विंबलडन 2026 जो महिला सिंगल्स का खिताब है, आपको बताना है कि वो किसके द्वारा जीता गया। कैरोलिना मुचोवा, लिंडा नोस्कोवा, पेट्रा क्वितोवा या बेथ मुनी? अरे सर, बेथ मुनी तो क्रिकेटर है सर, बेथ मुनी तो आपने अभी पढ़ाया था। बेथ मुनी तो क्रिकेटर है और वो क्या है? विश्व की नंबर 1 आईसीसी की जो T20 की रैंकिंग है उसमें विश्व की नंबर 1 क्या है? बल्लेबाज है बेथ मुनी। सर इसको तो हटा दो। तो फिर से बती, कैरोलिना मुचोवा, लिंडा नोस्कोवा या पेट्रा क्वितोवा? तो इसमें जो विंबलडन 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया? वो अपने लिंडा नोस्कोवा के द्वारा। किसके द्वारा? लिंडा नोस्कोवा के द्वारा यह खिताब जीत लिया गया है। और देखिए उपविजेता कौन है? तो जो चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा है, उसने विंबलडन 2026 महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 11 जुलाई 2026 को लंदन के सेंटर कोर्ट पर खेले गए फाइनल मुकाबले में इन्होंने जो अपने ही देश की एक ही देश की खिलाड़ी सामने लड़ी थी, इसमें अपने ही देश की जो कैरोलिना मुचोवा है उसको हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। किसने? 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने। अब एक रिकॉर्ड भी है इनके नाम कि ये सबसे कम उम्र में खिताब जीतने वाली दूसरी महिला है। ऐतिहासिक उपलब्धि, 21 वर्ष और 236 दिन की उम्र में नोस्कोवा 2011 में जो पेट्रा क्वितोवा थी उसके बाद में सबसे कम उम्र की विंबलडन महिला चैंपियन बनी है। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दूसरे नंबर की सबसे कम उम्र की महिला भी है यह खिताब जीतने वाली। याद रखना, विंबलडन 2026 महिला सिंगल्स कौन? लिंडा नोस्कोवा। यह है लिंडा नोस्कोवा, इन्होंने यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूलिया स्विरिडेनको ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बताओ वो किस देश की प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री है? एक महिला है, उसने क्या दे दिया? प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे ये दुनियादारी का ये झंझट है, मुझसे ये
भाई अपन से पार नहीं पड़ेगा। अपन क्या करती है, अपन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देती है, मतलब इतने बड़े पद से इस्तीफा दे देती है, और लोग जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है वो भी इस्तीफा नहीं देते। और ये एक राजनीतिज्ञ, एक दर्शन शास्त्री बड़ी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बताना है कि ये यूलिया स्वीडेनको है, ये किस देश की प्रधानमंत्री थी? ब्राजील, यूक्रेन, युगोस्लाविया या इंडोनेशिया? तो मैं आपको बता दूं, यूलिया स्वीडेनको, यू से यूलिया और यू से याद रख लेना यूक्रेन। कहां की थी ये? यूक्रेन की प्रधानमंत्री थी, राजनीति की थी और अर्थशास्त्री थी। इन्होंने हाल ही में क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। अगर इनका एक चित्र देखें, फोटो देखें, तो मैं आपके लिए फोटो भी मैंने उपलब्ध करवाया है। मैंने इनको कॉल करके बोला कि एक फोटो भेजो, हमारे बच्चों को देखना है, तो इन्होंने फोटो भेज दिया, देख लीजिए, सुविधा है आपके लिए। ये है यूलिया स्वीडेनको, एक प्रमुख यूक्रेनी राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री है। इन्होंने जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक यूक्रेन के 19वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले वह 2021 से 2025 तक यूक्रेन की प्रथम उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था मंत्री भी रही थी। और हाल ही में इन्होंने प्रधानमंत्री पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। फिर अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर पिछले क्वेश्चन और इसकी तुलना करें तो उससे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि हाल ही में किस राष्ट्र के पूर्व अमीर, फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, नाम अच्छा है ना, शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को पूरे भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया और पूरे दिन भारत के जितने भी प्रशासनिक भवन थे उनके ऊपर ध्वज था वो थोड़ा सा झुका हुआ रहा। अब ये सब कहां का है? ये शेख हमद बिन खलीफा, जिनका निधन हुआ था 12 जुलाई को, भारत ने शोक मनाया था 13 जुलाई को। बताइए ये कहां के थे? कतर, ओमान, ईरान या सऊदी अरब? बताइए ये कहां के थे? तो ये जो शेख हमद बिन खलीफा अल थानी है ये कतर के थे। कतर के क्या थे? एक पूर्व अमीर थे और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी, तो भारत ने क्या एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा। ये है अपने कतर के पूर्व अमीर। 12 जुलाई 2026 को वे निधन के सम्मान में भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को पूरे भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। इस दौरान देश भर में सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा आधा झुका रहा और कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। याद रखना, भारत ने भी शोक मनाया है, इसका मतलब भारत के साथ में इनकी मित्रता थोड़ी गहरी रही होगी। तो याद रखना ये कहां के हैं? ये अपने कतर के पूर्व अमीर है। कहां के हैं? कतर के पूर्व अमीर है। ये रहा आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्व करने वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसमें 75% से अधिक उपकरण व तकनीक स्वदेशी है? इसे हाल ही में भारतीय समुद्री सेना में, नौसेना में शामिल किया गया है। एक भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड, मतलब चारों तरफ स्टील लगा है, एक मिसाइल फ्रिगेट है, मतलब उसके ऊपर मिसाइल भी लगी है, इस प्रकार का एक पोतवाहक है और या कहूं कि एक जहाज है। तो उसका क्या नाम है जिसमें 75% से अधिक उपकरण व तकनीक है वो भारत की खुद की है? आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस महेंद्रगिरी या फिर आईएनएस गौरव? तो याद रख लेना, अमरेंद्र बाहुबली के बेटे महेंद्र बाहुबली। कौन? अमरेंद्र बाहुबली के बेटे महेंद्र बाहुबली अभी किस में शामिल हुए? भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं और इनके जितने भी उपकरण है वो 75% से अधिक क्या है? स्वदेशी तकनीक से सॉरी बने हैं। तो देख लीजिए, आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है जिसमें 75% से अधिक उपकरण व तकनीक स्वदेशी है। यह युद्धपोत क्या कर सकता है? हवा में लड़ाई कर सकता है, समुद्र के ऊपर लड़ाई कर सकता है, समुद्र के अंदर भी इन तीनों मोर्चों पर दुश्मनों का मुकाबला करने में सक्षम है। हवा में, समुद्र पर और समुद्र के नीचे जल में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? जो मंझगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, उस जो मुंबई में है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। जो मंझगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसकी गति कितनी है? तो इसमें अत्याधुनिक सीओडीओजी प्रोपल्शन सिस्टम लगा है जिससे यह समुद्र में 28 समुद्री मील
से अधिक की रफ्तार पकड़ सकता है। मतलब लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा की हिसाब से, कितना, ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा की हिसाब से यह यात्रा या सफर कर सकता है। तो याद रखना आईएनएस महेंद्रगिरी के बारे में, किसके बारे में, आईएनएस महेंद्र बाहुबली के बारे में। यह है मेक इन इंडिया का शौर्य, समुद्र का नया सिकंदर। वाह, समुद्र का नया सिकंदर, अमरेंद्र बाहुबली का बेटा महेंद्र बाहुबली। तो याद रख लेना, इसके बारे में पूछा जा सकता है आईएनएस महेंद्रगिरी के बारे में। तो ये आज के अपने जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको पूरे के पूरे प्रश्न आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपने क्लास को एकदम पूरे धैर्य के साथ में देखा है, समझ में आपको क्लास आई है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूं, नई क्लास डालूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ में एक सूचना है कि अपन जो एनसीईआरटी की क्लास 8वीं की हमारा अतीत की जो किताब है उसका अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के साथ साथ में अपन प्रत्येक पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न बनाकर उन प्रश्नों पर भी चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। अब इसमें मैं सोच रहा हूं कि एक प्रकार का कंपटीशन रखा जाए। जो क्लास 8वीं के बच्चे हैं, अगर आपके आसपास में कहीं पर भी अगर वो क्लास 8वीं की हमारा अतीत की अपनी क्लास देख रहे हैं और अगर वो कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, तो वो अपना नाम भेज सकते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें मैं बच्चों को यहां पर बुलाकर अपने स्टूडियो में उनसे जो अपने 10 पाठ पढ़ाए हैं उन 10 पाठ में से 15 या 20 के समथिंग प्रश्न पूछूंगा, और जिन पर प्रत्येक प्रश्न पर विजेता के रूप में उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, ताकि देखा जाए कि कितने ऐसे छोटे बच्चे हैं जो काफी टैलेंट है, जिनको पढ़ने का शौक है और जो ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं। और अगर आसपास में कोई है तो उनको अपन ऑफलाइन जो अपने प्रश्न उत्तर है, जो नोट्स है, वो भी उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि वो भी अपने प्लेटफॉर्म में सक्रिय भागीदारी निभा सके। तो अगर आपके आसपास में ऐसे कोई छात्र है तो उन तक जरूर यह सूचना पहुंचाने का काम आप करना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।